Hello kids, chapter 3 of history of Hi. 8 effects of British rule, part 2. कल हम लोग ने किया था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तक कि न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम. मैं थोड़ा सा रिमाइंड करता हूँ. लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पता चली थी. ब्रिटिशर्स के आने से पहले विलेज इकोनॉमिक सिस्टम सेल्फ सफिशिएंट थी. एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड जो सर्विसेज थी उससे द नीड्स ऑफ विलेज वर फुलफिल्ड इन द विलेज इटसेल्फ. लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट. आजादी से पहले जितना भी आप क्रॉप उगाते थे उसकी एक मुट्ठी आपको अंग्रेजों जो भी राजा था उसको देनी थी. तो किसी को कोई तकलीफ होती थी? नहीं. अंग्रेज आए, उन्होंने बोला कि नहीं, सब कुछ कैश में और हर जगह के लिए अलग अलग लगान और दुगुना लगान लाइक. क्रिकेट मैच खेलनी पड़ती थी भाई, पता है ना? यस हाँ सर. इसका असर पूरी रूरल लाइफ पे हुआ. पूरे गांव की बैंड बाजा बारात होगी. इन द सेंस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंडियन फार्मर्स को पैसा भरना पड़ता था. पैसा न भरे जमीन जाए, और पैसे के लिए क्रॉप्स जिस प्राइस पे मिलते हैं उस प्राइस पे उनको सेल करने पड़ते थे. मर्चेंट्स और ब्रोकर्स फार्मर्स के क्रॉप्स को मिनिमम रेट पर परचेज करते हैं. कई बार तो फार्मर्स को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती मनी लेंडर के पास ताकि पैसा लेके आए ताकि टैक्स भर सके. फार्मर्स बेचारे बैंकरप्ट हो गए. एक्चुअली ये आंसर यहाँ पे है. There were undesirable effects of the new land revenue system on rural life. For payment of taxes, Indian farmers started selling the crops at whatever price was available. It received. Merchant and brokers started purchasing their goods at minimum rate. At certain times, the farmer has to mortgage his land to a money lender for arrangement of money to pay the tax. So farmer became bankrupt. समझ में आया बेटा? तो देर से लेके बैंकरप्ट तक लर्न कर दो अभी के अभी. सुनो बच्चा, अभी पहले फार्मर्स फूड ग्रेन्स कल्टीवेट किया करते थे, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर. हाँ. उसके बाद अपनी डोमेस्टिक नीड्स और विलेजर्स की नीड्स फुल करने के लिए उस फूड ग्रेन से उनका काम हो जाता था. एक मिनट बेटा. हाँ, तो आज ब्रिटिशर्स है ना बेटा, उन्होंने फार्मर्स की तो बहुत बुरी हालत की, पता है आफिया? पहले फार्मर्स जो थे ना वो फूड ग्रेन्स कल्टीवेट करते. ये जो प्रथम जैन फार्मर है ना, फूड ग्रेन कल्टीवेट करता है. बराबर. राजा अगर लगान मांगता तो उन्हीं फूड ग्रेन का एक हिस्सा उसको दे देता, और खुद ही वो लोग खाते पीते रहते हैं, एंजॉय करते हैं. बराबर. अगर कभी कुछ चीज लेनी हो तो बाजू में आदित्य फार्मर है, उसको वो राइस दे देता, आदित्य के पास से वीट ले लेता, काम हो जाता, खत्म सब. मगर अंग्रेज आए, उन्होंने बोला दुगुना लगान लेगा और कैश में लगान लेगा. अब भाई ये कैश कहाँ से लाया भाई? फार्मर्स को कैश की जरूरत पड़ी तो ब्रिटिशर्स ने बोला कैश क्रॉप्स ग्रो करो ना. कैश क्रॉप्स यानी कि खेत में तू 500 रुपए की 1000 रुपए की नोट उगाएगा. नहीं. वो क्रॉप्स जो बेच के तुरंत पैसा मिले, जैसे कि इंडिगो, कॉटन, टबैको, टी, ताकि उससे आपको मिले पैसा, ढेर सारा पैसा. वो उगाने लगा इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन. So that means agriculture commercialized हो गया. Means agriculture was now done for earning money, and something done for earning money is known as commercialization. अब 1860 से 900 इस 40 साल में गड़बड़ हो गई. हे माता जी, क्या हुआ? 1860 to 900 के बीच इंडिया में दुष्काल आया, फेमाइन आया, यानी कि खाने पीने के प्रॉब्लम. बराबर आया ना? बस सूखा पड़ गया भाई. और ब्रिटिश रूलर्स ने कुछ नहीं किया हमारे लिए. बराबर. ना वाटर सप्लाई का कुछ, ना कुछ. हम लोग परेशान होते रहे, उल्टा लगान 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 करते रहे. क्रिकेट खेलना पड़ा, पता है ना? लगान. हाँ सर. लिखना मत. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डेवलप हुआ ब्रिटिशर्स में. वाओ, ब्रिटिशर्स ने रेलवे बनाई, रोड्स बनाए. क्यों? हमारे लिए, हमारे लिए बनाए? नहीं. ट्रांसपोर्ट के लिए.
फॉर इंक्रीज इन ट्रेड एंड कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड बढ़े, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो, इसलिए ब्रिटिश ने मॉडर्न फैसिलिटीज डेवलप की, जैसे कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। मार्क करो सबसे इंपॉर्टेंट FIB, 1853 में फर्स्ट रेलवे रैन ऑन द रूट फ्रॉम मुंबई टू थाने। तो पूरे भारत की पहली ट्रेन कहां पे से कहां तक भागी? मुंबई से थाने। नेक्स्ट ईयर आपको मराठी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है GIP रेलवे, जिसमें इसके बारे में है कि मुंबई टू थाने की पहली रेल चालू हुई। अंग्रेजों ने लोगों को बोला इस ट्रेन में बैठो, मगर कोई इस ट्रेन में बैठने को तैयार नहीं। अंग्रेजों ने बोला फ्री में है, बैठो बैठो, आओ मुंबई से थाने पहुंचाते हैं, कोई बैठने को तैयार नहीं फ्री में भी। क्यों? क्योंकि उस वक्त रूमर्स फैल गई थी कि मुंबई में नई इमारतें और पुल बन रहे हैं, तो अंग्रेज लोग क्या करेंगे, हमको वो ट्रेन में ले जाएंगे और हमको मार देंगे और हमारी लाशों पे ये सब बनाएंगे। इसलिए कोई अंदर जाने को तैयार नहीं था। बोला आज जो लोकल ट्रेन भरी पड़ी दिखती है ना, मुंबई से थाने तक की लोकल ट्रेन खाली जाती थी। उन्होंने फिर अपने अकाउंटेंट्स और क्लर्क्स को बिठा के लेके जाके बताया कि देखो कुछ नहीं होता है, बैठो। मैं लोग बोले ना, हमको बेवकूफ समझ के रखा है, हम जानते हैं। फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा पता है, ताकि लोग अंदर बैठे? 1 रुपया इनाम दिया। उस वक्त 1 रुपया ही बहुत था कि जो भी गाड़ी में बैठेगा ना मुंबई से थाना है, मुंबई उनको हम 1 रुपया देंगे, फ्री प्रवास और 1 रुपया। पूरी ट्रेन भर गई होगी। हाँ नहीं, फिर भी कोई लोग जाने को तैयार नहीं। कुछ लोग गए कि कुछ पैसे मिले, तो उनके घर वाले, सोचो आज आपको कोई सबब ट्रेन में रोक छोड़ने को आएगा क्या? अकेले ही जाओगे ना। घर वाले उनको छोड़ने को आए, मगर छोड़ते वक्त इमेजिन करो वो लोग जब ट्रेन में अंदर जा रहे हैं तब बाहर और रो रहा है, अरे मत जा, अरे हमारा छोरा जा रहा है, मत जा, ये अंग्रेजों मत लेके जाओ, मत जा, ये सब रोते थे। रेलवे के अधिकारी उन रोते हुए लोगों पे एक तरफ हंसी आए, एक तरफ उनको रोके कैसे। इमेजिन कर, व्रज जा रहा है और व्रज रानी उसके पैर हाथ पकड़ के उसको उठा के, मैं नहीं जाने दूंगी। व्रज बोले अब 1 रुपया मिल रहा है, ना मैं ना जाने दूं। समझाते समझाते बेचारों की हालत खराब हो गई। मुश्किल से उन लोग को बिठाया और तब जाके वो लोग जाके सुखरूप वापस आए। बाद में बहुत टाइम बाद लोगों को कॉन्फिडेंस आया और फिर जाके रेलवे फाइनली फिर जाके उन्होंने टिकट डाली और नॉर्मल सब चालू हुआ। इमेजिन करो इंडिया में रेलवे का आने पे कैसा सब था। और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर आपको पता चलेंगे। और अभी देखो, हाँ, और आजकल की ट्रेनें देखो, हाँ, पूरी भरी हुई होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। उसी साल ब्रिटिश ने टेलीग्राफ सिस्टम भी शुरू की। अभी हर सिटी और मिलिट्री स्टेशन एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। टेलीग्राफ पता है ना, अभी तो मोबाइल आ गया तो टेलीग्राफ सिस्टम गायब है। पहले ऐसा था कि आपको कोई मैसेज भेजने हो ना तो आप फटाफट, कभी मोबाइल फोन्स नहीं थे इतने। टेलीफोन। तो उत्सव की शादी है और ये बात उसको अहमदाबाद में उसकी आंटी को बतानी है। सर कबूतर तो की कैसे वजह बताएंगे? से। बड़ा कबूतर कहाँ से पकड़ेगा बेचारा। तो उस वक्त टेलीग्राफ में उत्सव मैरी कम सून, बराबर। सर इतना शॉर्ट में क्यों? क्योंकि एक एक लेटर का एक एक पैसा होता था, तो इधर शॉर्ट में मैसेजेस भेजते थे। इसलिए उत्सव का मैरी का तो मैसेज एकदम गड़बड़ हो गया था। उत्सव मैरी गयो, उसकी जगह पे स्पेलिंग पहुंच गया MARI। उत्सव मरी गयो, बाप रे, सब आ गए व्हाइट कपड़े पहन के। बोले व्हाइट कपड़े नहीं, शादी है, वही शादी के उसमें आना है। टेलीग्राम का पूरा सत्यानाश कर डाला, है ना। समझ में आया? चलो, तो टेलीग्राम थे। बाद में ब्रिटिश ने पोस्टल सिस्टम भी चालू की, चिट्ठी। इन सब के कारण हमारी सोशल लाइफ काफी बदली। अंग्रेजों ने ये अच्छा काम किया, हम लोग सब कनेक्शन में आए एक दूसरे के, वरना पहले कोई कनेक्टेड नहीं था। और पता चला हम सबकी प्रॉब्लम एक ही है, ब्रिटिशर। अभी डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया की इंडस्ट्रीज, पहले रितेश मिश्रा की क्या फैक्ट्री थी, हा। वो फैक्ट्री में वो जो कपड़े बनाता, हा। ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो रितेश मिश्रा के कपड़े इंग्लैंड भी एक्सपोर्ट होते,
मगर ये मानसी अंग्रेज कहीं की, मानसी जो ब्रिटिशर है ना, शानी, वो भी क्लॉथ इंडस्ट्री में आई। रितेश फैशन के सामने मानसी फैशन, रितेश फैशन फ्रॉम इंडिया, मानसी फैशन फ्रॉम इंग्लैंड। सब लोग रितेश फैशन ही खरीदते थे, मगर मानसी ने अब इंडिया पे अपना कंट्रोल कर लिया। तो इंडिया में उसने क्या किया, रितेश फैशन के कपड़े लंदन जाते थे ना, तो उस पर टैक्स इंपोज कर दिया। रितेश फैशन के कपड़े जो 100 रुपए के थे, उस पर मानसी ने 100 रुपया टैक्स, तो रितेश फैशन के कपड़े 250 रुपए के हो गए। अब वहां पे लंदन में कोई बाद में 250 रुपए के रितेश फैशन के कपड़े खरीदेगा? नहीं, सब मानसी फैशन के खरीदेंगे। क्यों? महंगे हैं। रितेश अपसेट हो गया, उसने बोला मेरे देश में तो कपड़े बिके, मगर अपने देश में भी मानसी फैशन के कपड़े आते हैं। मानसी फैशन के कपड़े मशीन में बनते, इसलिए काफी सस्ते थे। तो हमारे देश में भी सस्ते कपड़े कौन से हैं? मानसी फैशन। लंदन में भी सस्ते कपड़े कौन से हैं? मानसी फैशन। तो हर जगह बिकेगा क्या? मानसी फैशन। रितेश बेचारी की तो फैक्ट्री बंद हो गई। समझ में आया? मानसी बड़ी शानी है ना। So the British government opted new taxes on goods exported from India. On the other hand, very lax tax was imposed on goods imported from England. Goods manufactured in England were machine made and hence there was maximum production at minimum cost. अभी ऐसे goods से compete करना with the cheap products was difficult for Indian artisans. इससे हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज क्लोज डाउन हुई और बहुत सारे हमारे कारीगर अनएम्प्लॉय हो गए। मगर वन ग्रेट पर्सन केम, सैल्यूट करो, जिसने इंडिया में इंडस्ट्री खोली, उसका नाम है जमशेदजी टाटा। प्लीज वेलकम ऑन आवर शो प्रथम जैन, हु इज जमशेदजी टाटा। हेलो जमशेदजी टाटा, हेलो। ब्रिटिश सपोर्ट नहीं दे रहे थे, हमारे पास मैनेजमेंट और पैसे का एक्सपीरियंस नहीं था, तो इंडियन बिजनेसमैन आगे नहीं आ पाए। मगर कुछ लोग आगे आए 1853 में। ये जो प्रथम जैन है ना, जैन नहीं है, वो है कावस जी नानो भाई दावर हैं सर, हूं तो मोटो भाई छू। कावस जी नानो भाई दावर, उन्होंने पहली टेक्सटाइल मिल, वो सब कुछ मुंबई में ही चालू हुआ, मुंबई में एस्टेब्लिश की। अरे वाह, कब? 1853। कब? 1853 फिर 1855 में ये उत्सव है ना, उसने फर्स्ट जूट मिल शुरू की। उत्सव बोले सर मैं सच बोलता हूँ, ऐसा झूठ झूठ मत बोलो कि मैं झूठ बोलता हूँ। उत्सव झूठ झूठ JUT झूठ झूठ मिल। कहां पे? एट रिश्राइन बंगाल। अच्छा तू बंगाल चला गया? और उसके बाद सॉरी, अपना प्रथम जैन कावस जी नानो भाई दावर थे। 1907 में रितेश मिश्रा आई, क्षमा आई, जमशेदजी टाटा। उसने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी चालू की जमशेदपुर में। हो आज भी ये कंपनी बहुत आगे है और ये लोग अपने वर्कर्स का इतना ध्यान रखते हैं। वहां का चौकीदार भी मस्त है, ऐसे स्कूटर पे आता है, साइड पे पार्क करता है और फिर चौकीदारी करता है। इतनी अच्छी वहां पे सैलरी है सबको। तो 1907 में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री चालू की। इंडिया में कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट, केमिकल इंडस्ट्रीज भी आ गई। अब सोशल और कल्चरल इफेक्ट्स। ब्रज धोती से पैंट पे आ गया। क्यों सर? धोती में साइकिल चलाते थे, गड़बड़ होती थी। अबे नहीं, वेस्टर्न कल्चर आया। इन 19th सेंचुरी यूरोप में एक नया एरा, एक नया युग आया। यूरोप में लोग ह्यूमैनिटेरियनिज्म में था। ब्रज ध्यान दे रहा है या सपने देख रहे हैं? नो सर। ह्यूमैनिटेरियनिज्म यानी कि हर इंसान इक्वल है, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, ये सारी बातें आने लगी। ये जो वेस्ट में चेंजेस आ रहे थे, उसके असर इंडिया में भी हो रहे थे। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चालू रखने के लिए ब्रिटिशर्स को इंडियन सोसाइटी स्टडी करनी थी, तो वो स्टडी करने के लिए इंडिया के ट्रेडिशन, हिस्ट्री, लिटरेचर, म्यूजिक, फ्लोरा, फौना, वो सब स्टडी करने के लिए झलक आई। झलक 1784 में आई। झलक नहीं है, वो है सर विलियम जोन्स। हेलो सर विलियम जोन्स। झलक बोले मैं तो बनूंगी इंडियाना जोन्स। सर विलियम जोन्स 1784। अब कब आए झलक जी? 1784। सर विलियम जोन्स सबसे बड़ा चोर नहीं, वो आया एक इंग्लिश ऑफिसर। उसने एस्टेब्लिश की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कोलकाता। बाद में पंक्ति छेड़ा है मैक्स म्यूलर, जर्मन थिंकर। ओ जर्मनी में जाके सोच के आई। He was a devote. Devote means extraordinary, dedicated scholar. पंक्ति बोले वो तो मैं हूं स्कॉलर। उसने इंडियन रिलीजन, लैंग्वेज और हिस्ट्री स्टडी की।
इसके कारण जो न्यूली एजुकेटेड इंडियंस को लगा बाहर वाला कि हमारा कल्चर स्टडी करते हैं तो हमें भी तो करना चाहिए भाई, तो वो लोग इंडियन रिलीजन, हिस्ट्री और ट्रेडिशन करने लगे। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉ पास किए, उसमें 1829 में जो क्षमा है ना वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। कौन है क्षमा? Lord William Lord William Bentinck. उसने सती प्रोहिबिशन एक्ट पास किया। वाह क्षमा, बहुत अच्छा काम किया। सती प्रोहिबिशन एक्ट, सती प्रोहिबिशन एक्ट 1856 में। ये आफिया है ना वो लॉर्ड डलहौजी है, हमेशा हाउसी खेलते हुए बहुत डल हो जाती है आफिया। उसने विडो रीमैरिज एक्ट के सारी विडोज यानी कि जिनके हस्बैंड मर गए वो वापस शादी कर सकते हैं। इन एक्ट्स के कारण हमारे सोसाइटी में काफी चेंज आए। अभी हमारे वहां एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अभी इंग्लिश ने पूरे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया। अब उनकी लैंग्वेज इंग्लिश, यहाँ के लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन में इतने ज्यादा लोग चाहिए तो अपने देश से सफेदी की चमकार कितनी लाएगा अंग्रेज? तो यहाँ से किसी को एम्प्लॉय करना पड़ेगा ना। मतलब यहाँ से आए तो बोले महाराष्ट्र से you can handle this. तात्या काय सांगतो रे वेळा? गुजरात में do you think you can handle this? या वर्ड हूँ बोले। यूपी में can you think you can handle this? क्या बोला? हम समझ में आता है क्या बोल रहा है तुम? ऐसे लोग थे। तो क्या करें? तो लॉर्ड मैकॉले के रिकमेंडेशन पे 1835 में इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में शुरू हुआ, जो आज 75 इयर्स आजादी को हो गए तो भी हम लोग वही कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन द्वारा इंडियंस को वेस्टर्न थॉट्स, मॉडर्न रिफॉर्म, साइंस और टेक्नोलॉजी की जानकारी दी गई। 1857 में लया ने यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की। ओहो, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस लेड द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। अब जो थिंकर्स थे जो यहाँ पे थे, उन्होंने आके वो लोग जब ये स्टडी करते तब उनको लगा कि हाँ हमारा समाज अंडे इल्ले पो है, चेंज की जरूरत है, हमारे समाज को बालिका वधू से तारक मेहता करना होगा। बराबर? तो बस आगे वो लोग कैसे बालिका वधू से तारक मेहता होते हैं वो आगे के चैप्टर्स में। मतलब ये चैप्टर समझ में आया? ऑब्जेक्टिव्स दिमाग में बैठे? अभी जोर जोर से रीडिंग करना है इसमें देख के। सर आप ऑब्जेक्टिव्स पूछो ना एक बार बीच बीच में से। एक बार तुम लोग और एक बार रिवाइज कर लो ये एवी के साथ, इससे पूछता हूँ सब। ठीक है। The Second Anglo-Maratha War. In 1802, Baji Rao इनके साथ पढ़ना। The Second Anglo-Maratha War. यहाँ से शुरू करते हैं। Commercialization of agriculture. Initially, food grains were Start reading cultivated by loudly. the farmers. It used to fulfill their domestic needs as well as the needs of the village. The British government started giving more encouragement to cash crops like cotton, indigo, tobacco, tea, etc. The process of giving stress on cultivation of profit-giving cash crops instead of food grains is known as the commercialization of agriculture. Famine. From 1860 to 1900, India faced great famine, but the British rulers did not take much efforts to overcome it. Similarly, not much expenditure was made on provision of water supply. Development in transport and communication system. For increase in trade and convenience of administration, the British developed modern facilities like transport and communication in India. In 1853, first railway ran on the route of Mumbai to Thane. In the same year, British started telegraph system in India. Due to it, all cities and military stations got connected to one another.
Similarly, the British also started the postal system. Due to all these developments, there was a long-term impact on the social life of the Indians. Due to this, there was increasing sense of unity among them. Decline of traditional industries in India. The British government obtained huge taxes on goods exported from India to England. On the other hand, very less tax was imposed on goods imported from England to India. Also, the goods manufactured in England were machine-made, and hence there was maximum production at minimum cost. To compete with such cheap products was difficult for the Indian artisans. Eventually, it led to closing down of traditional industries, and many artisans became unemployed. Development of new industries in India. Due to the lack of British support, experience of management and capital, the Indian businessmen could not come forward in large numbers. Yet, some of them built up their business by overcoming these problems. In 1853, Kavasji Nanabhai Davar started the first textile mill in Mumbai. In 1855, the first jute mill was started at Rishra in Bengal. In 1907, Jamshedji Tata established the Tata Iron and Steel Company at Jamshedpur. In India, coal, metals, sugar, cement, and chemical industries came to be started. Social and cultural effects. In the 19th century Europe, a new era took shape on basis of values like humanitarianism, democracy, nationalism, liberalism, etc. This change in West led to obvious repercussions on India. Repercussions means reaction or consequences. For carrying out administration, the British had to understand the Indian society. For this purpose, they started studying the tradition, history, literature, as well as music, flora, fauna of India. In 1784, Sir William Jones, an English officer, established the Asiatic Society of Bengal at Kolkata. The British introduced many laws in India. In 1829, Lord William Bentinck passed the Sati Prohibition Act. In 1856, Lord Dalhousie passed the Widow Remarriage Act. These acts were responsible for social reforms. For carrying out administration in India, the British required English-educated Indians. According to recommendation of Lord Macaulay, in 1835, English education started being imparted in India. Through new education, Indians were introduced to Western thoughts, modern reforms, science and technology. In 1857, universities were established at Kolkata, Mumbai and Madras, that is Chennai. The Western-educated middle-class Indians led the social reform movement in India. बेटा, with that we complete with this chapter. Recording को bye bye बोल देते हैं. Bye. Bye bye. Bye.